मंटो कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ समाज के कपड़े उतारने वाला, जो खुद नंगा है। मैं से कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, ये मेरा काम नहीं है, ये तो दर्जियों का काम है। मंटो कहते हैं कि एक लेखक का काम नैतिकता का उपदेश देना नहीं है। लेखक होना आप नहीं चुन सकते। अगर ऐसा होता तो जितने डॉक्टर इंजीनियर इस दुनिया में हैं उतने ही लेखक भी इस दुनिया में होते, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल लेखन आपको खुद चुनता है। लेखकों की दुनिया मुझे हमेशा से फैसिनेट करती रही है। कोई एक इंसान नॉवेल्स, कहानियाँ, पोइट्री लिखना शुरू करता है, जबकि एक ऐसी दुनिया है जो इंसान को पूरी तरह से अकेला कर देती है। अकेला होना लेखक के लिए नियति नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत हो जाती है। फ्रांस काफ्का कहते हैं कि मुझे लिखने के लिए एकांत की आवश्यकता है, एक सन्यासी की तरह नहीं। ये काफ़ी नहीं होगा, बल्कि एक मृत यानी मरे हुए व्यक्ति की तरह। वे आगे कहते हैं कि लिखना ऐसे है मानो स्वयं को एक गहरे अथाह सागर में उतारना हो। आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लेखक नामा। शोर भरी दुनिया में जहाँ लोग सिर्फ भागे जा रहे हैं, वहाँ ठहर कर किताबें पढ़ना और उनको लिखने वालों की कहानियाँ सुनना, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। क्यों फ्रांस काफ्का दी मेटाफोर्सिस लिखते हैं, क्यों मंटो ठंडा गोश्त और काली सलवार जैसी कहानियाँ लिखते हैं, और क्यों प्रेमचंद गोदान लिखते हैं। दरअसल लेखक की हर कहानियों के पीछे उनके जीवन का कोई हिस्सा जुड़ा होता है। कौन सा हिस्सा फ्रांस काफ्का को काफ्का बनाता है और कौन सा हिस्सा प्रेमचंद को कफन जैसी कहानी लिखने को मजबूर करता है, इसको समझने के लिए हमें लेखक की ज़िंदगी को समझना बहुत ज़रूरी है। इस सीरीज की पहली वीडियो में बात करेंगे सादत हसन मंटो की, एक ऐसा लेखक जिसकी कहानियों ने उसे अदालत के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का वह दर्द, बंटवारे का वो खौफनाक मंजर, मानो ऐसा लगता है उस बंटवारे में जो खून बहा उसकी स्याही से मंटो बंटवारे की कहानियाँ लिख रहे हों। अगर आपने मंटो को अब तक नहीं पढ़ा और अगर आपने कहीं सुना हो कि मंटो अश्लील लिखते हैं, तो पहले आप मंटो को पढ़ें, क्योंकि उसके बाद आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि मंटो की कहानियाँ खत्म होने के बाद आपका खून इतना ठंडा हो जाएगा कि वह आपकी रूह तक को कपा देगा। ठंडा गोश्त, काली सलवार, टोबा टेक सिंह हो या खोल दो, मंटो की कहानियाँ खत्म होने के बाद कुछ ऐसा ही असर छोड़ती है। सादत हसन मंटो का जन्म 11 मई 1912 को सरमाला, लुधियाना, पंजाब में हुआ, जो कि उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल आपको बताएगा कि मंटो एक पाकिस्तानी लेखक थे, मगर मंटो महज 7 साल अपने जीवन के पाकिस्तान में रहे। दरअसल मंटो ना तो पाकिस्तानी थे ना तो हिंदुस्तानी। वह तो बंटवारे की सरहद के सबसे ऊंचे टीले में खड़े होके एक जैसे हार्ड मास के पुतलों का अपनी ही जमीन से पलायन देख रहे थे। मंटो के पिता मौलवी गुलाम हुसैन एक स्थानीय अदालत में जज थे और उनकी माता का नाम सरदार बेगम था। मंटो के अपने पिता के साथ संबंध सहज नहीं रहे, क्योंकि मंटो के पिता एक कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे जिसका असर मंटो पर पड़ना स्वाभाविक था। पर मंटो कठोर नहीं हुए, मंटो सख्त हुए, अपने शब्दों के साथ, अपनी कहानियों के साथ। मंटो अपनी 12वीं की परीक्षा में 2 बार फेल हुए, वो भी उर्दू के पेपर में, जिस उर्दू ने मंटो को मंटो बनाया। तीसरी बार जैसे तैसे मंटो 3rd डिवीजन से 12वीं की परीक्षा पास करते हैं। इसके बाद वो हिंदू सभा कॉलेज में दाखिला लेते हैं, लेकिन पहले ही वर्ष वे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इससे पता चलता है मंटो की पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, बल्कि मंटो के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मंटो के जीवन में बड़ा बदलाव तब आया जब उनकी मुलाकात अब्दुल बारी अलीग से हुई, जो कि एक विद्वान और लेखक थे। वह मंटो को रूसी और फ्रांसीसी साहित्य पढ़ने को प्रोत्साहित करते हैं। मंटो ने 1934 में ऑस्कर वाइल्ड की किताब वैरा का उर्दू अनुवाद कर लिया था। इस बीच वे अपनी पहली उर्दू कहानी तमाशा भी लिख चुके थे, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित थी। मंटो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और इस बीच वे भारतीय प्रगतिशील संघ के सदस्य बन जाते हैं, जिससे उनकी मुलाकात कई लेखकों से होती है। मंटो के असल करियर की शुरुआत मुंबई में होती है। मुंबई में मंटो कई फिल्मों के लिए कहानियां लिखते हैं और रेडियो में भी काम करते हैं। मंटो की मुलाकात मुंबई में अशोक कुमार से होती है, जो कि उस समय हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार माने जाते थे, जहाँ से मंटो ने कई और कहानियां लिखना शुरू किया। मंटो के करियर में सब कुछ सही चल रहा था, पर भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने चीजें बदल दी। मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है कि एक लेखक किस तरह से सोचता है, वह समाज को किस तरह से देखता है। मंटो समाज को पूरी नग्नता के साथ देखते थे।
पर ये नग्नता अश्लीलता नहीं थी। मंटो कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ समाज के कपड़े उतारने वाला, जो खुद नंगा है। मैं इसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, ये मेरा काम नहीं है, ये तो दर्जियों का काम है। मंटो के लिए एक लेखक का काम नैतिकता का उपदेश देना नहीं है। दरअसल उपदेश देती हुई कहानियां पढ़ने वालों को कहीं नहीं ले जाती, वे उनकी चेतना पर कोई असर नहीं डालती। साहित्य हमेशा वही होना चाहिए जो समाज में खट रहा हो, जो पढ़ने वालों की अंतरात्मा को झंझोर कर रख दे। अगर समाज में कोई किसान आत्महत्या कर रहा है या कोई गरीब बिना इलाज के मारा जा रहा है, तो साहित्य में किसान को आत्मदाह से नहीं बचाना चाहिए, ना ही गरीब को इलाज देना चाहिए। मंटो का पूरा लेखन इसी फिलॉसफी के इर्द गिर्द घूमता है। मंटो कहते भी हैं, मैं कोई बीमारियों का निदान नहीं करता, मैं कोई क्लिनिक नहीं चला रहा। मंटो हमेशा इस बात से बेचैन रहते हैं कि समाज एक बलात्कार की घटना के दृश्य का वर्णन करने के खिलाफ है। ये उसे अश्लील लगता है, जबकि वह बलात्कार की घटना पर पूरी तरह से चुप है। मंटो की कहानियों में वेश्याओं का जिक्र अक्सर मिलता है। उनकी दयनीय स्थिति मंटो की कहानियों का केंद्र रहती है, पर समाज को इससे भी दिक्कत है कि मंटो बार बार अपनी कहानियों में वेश्याओं को उनके जीवन को कोरते रहते हैं। इसका जवाब मंटो एक आर्टिकल में देते हैं। मंटो कहते हैं कि अगर हम चोरों, ठगों, उचक्कों, यहाँ तक कि जिन और परियों तक का कहानियों में जिक्र कर सकते हैं, तो एक वेश्याओं की दयनीय, घिनौनी और भयानक जिंदगी को क्यों नहीं दिखा सकते। मंटो कहते हैं कि एक वेश्या औरत बाद में है, वेश्या पहले है, क्योंकि इंसान के लिए उसके जीवन में उसका पेट सबसे पहले आता है। मंटो कुछ ऐसे ही थे। वह एक ऐसे इंसान थे जो सीधी सादी सड़क पर नहीं चलते, बल्कि एक तने हुए रस्से पर चलते हैं। विभाजन ने मंटो को पूरी तरह से झंझोर कर रख दिया। मंटो हैरान थे कि एक जैसे दिखने वाले हार्ड मांस के पुतले रातों रात एक लकीर खींच देने से कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मंटो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। मंटो कहते हैं कि मेरे लिए तय करना मुश्किल है कि अब इन दोनों में से मेरा मुल्क कौन सा है, भारत या पाकिस्तान। पर मंटो की पत्नी, जो कि गर्भवती थी, लाहौर जा चुकी थी और सांप्रदायिक दंगे की आंच पूरे भारत में फैलना शुरू हो गई थी, जो जल्द ही मंटो को भी अपने आगोश में समा लेती। इसलिए मंटो को भारत छोड़ना पड़ा। बम्बई की यादें और लाहौर के अकेलेपन ने मंटो को शराब की लत में डुबो दिया। मंटो की हालत बद से बदतर होने लगी। जब भारत में ही लोग मंटो की कहानियों को नहीं सह सके, तो पाकिस्तान, जो कि कट्टर इस्लामिक मुल्क बनने की राह पर था, उनकी कहानियां कैसे चल सकती। ठंडा गोश्त और खोलदों पर मुकदमे हुए। मंटो को 3 महीने की सजा और 300 रुपए का जुर्माना हुआ। मंटो अवसाद में डूब गए। ये अवसाद मंटो को पागल खाने तक ले गया। पागल खाने से निकलने के बाद मंटो अपनी एक मशहूर कहानी टोबा टेक सिंह लिखते हैं। टोबा टेक सिंह एक ऐसे सिख पागल की कहानी है जिसे ये नहीं मालूम, वह इस बात से बेचैन है कि वह कहाँ जहाँ जन्मा है वह जगह अब कहाँ है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान का विभाजन, अवसाद, मुकदमे और शराब की लत मंटो को मौत के मुंह तक ले गई। 18 जनवरी 1955 को महज 42 साल की उम्र में मंटो की मौत हो गई। मंटो अपनी कब्र पर लिखवाना चाहते थे, यहाँ सादत हसन मंटो दफन है। धरती के बोझ तले वे अब भी सोच रहे हैं कि सबसे महान लेखक कौन है, ईश्वर या वह स्वयं खुद।